ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी हमें ज्वाइन किया है रिशाद महमूद साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर ट्रिब्यून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, 2007 से लेकर अब तक पाकिस्तान को मैच जीत नहीं पाया, क्या समझते हैं आज जो है हम मैच जीत पाएंगे? 160 स्कोर हो चुके हैं और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हैं। जी हाँ, ये आप ठीक कह रही है। पिछला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान जाहिर है अंडर प्रेशर है और सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है ये, तो बिल्कुल ये डू और डाई मैच है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने पिच को जरा सा गलत रीड किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूं कि एक डेफिनेटली हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नुमान को खिलाना चाहिए था, क्योंकि एक तो उन्होंने भी महाराज को खिलाया है अपने, और दूसरे फास्ट बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस अभी तक है उसमें कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नजर नहीं आ रही और बहुत ज्यादा ग्रीन टॉप विकेट ये नहीं है। तो इसमें ब्रेक थ्रू मुश्किल लग रहा है। ये पार्टनरशिप भी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा जरूरी होगा कि अब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ेगी। यानी कि सलमान आगा तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर सऊद शकीर भी बॉलिंग करते हैं और अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा शान मसूद को। सही। अच्छा राव साहब, हम बात कर रहे थे कप्तानी के बाद अब बात आ जाती है ज़रा खिलाड़ियों की। अब्बास और मीर हमजा ने बड़ी मेहनत की, बड़ा उन्हें गैप भी मिला, तो क्या आप समझते हैं कि इतना गैप किसी भी बॉलर के लिए बेहतर है? मीर हमजा का डेब्यू हुआ 2011 में और 2018 में उनकी सिलेक्शन हुई, 4 साल उनके जो है उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह अब्बास की सूरत हाल है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बेसिक चीज़ है कि ये आपको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट क्या है। जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं और जो हेल्म अफेयर्स को डील कर रहे हैं, उनकी सोच क्या, उनका माइंडसेट क्या और किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान को मिलता है, उसको किस तरीके से ज़ाया किया जा रहा है। ये जो पहले मैं मीर हमजा पे आता हूँ। 2011 में इनका डेब्यू, क्योंकि उस टाइम में मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। जो कराची से आए, बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर थे ये, दोनों तरफ स्विंग करते थे, हाई आर्म इनका एक्शन था, लंबी हाइट थी इनकी और गेंद को दोनों जाने पे बड़े अच्छे तरीके से सीम भी करते थे, स्विंग भी करते थे। उसके बाद इनको एक बॉलर को, अगर आपके पास इतना अच्छा बॉलर आता तो आपको देर नहीं करना चाहिए, उसको उसी 18 या 19 साल की एज में टीम में डालना चाहिए। एक तो वहाँ पे उनके 8-9 साल ज़ाया किए, उनको डोमेस्टिक में 7-8 साल रगड़ा दिया। फिर उसके बाद 2018 या 19 में इनका डेब्यू हुआ और उसके वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग नहीं की, मगर 1 साल के बाद 2019 में उनको दोबारा उनको टीम से आउट कर दिया गया। और एट द एज ऑफ 28 ईयर्स, 28 साल की एज में जब आपका एक पीक पे होता है कोई भी बॉलर, उसको ड्रॉप कर देना और फिर 4 साल के बाद उनको वापस 2023 में 32 साल की एज में वापस लाया गया, जब वो काउंटी क्रिकेट खेल के पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल के उनकी काफी ज्यादा जो पेस थी वो डाउन हो चुकी थी। जब वो आए थे 138 प्लस बॉलिंग, 140 प्लस बॉलिंग करते थे, मगर अभी जब उनको दोबारा लाया गया तो उनकी पेस 120 से 125 130 तक चली गई। इसी तरह अब्बास के साथ हुआ। आप देखिए इनका माइंडसेट कि अब्बास को 31 साल की उम्र में इन्होंने ड्रॉप किया, 4 साल के बाद 35 साल की एज में दोबारा वापस। दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 31 साल की एज में आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर हो, जो आपका नंबर 1 फास्ट बॉलर हो, आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें। वो तो उसको तो जो आपका इन्होंने डोमेस्टिक क्राइटेरिया बनाया था उसमें भी फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्राइटेरिया जो बदकिस्मती से हमारे जो चेयरमैन आते रहते हैं वो अपनी टीम लेके आते हैं और वो टीम ऐसी इनकम्पिटेंट लोगों पर होती है मुश्तमिल, उनको पता ही नहीं होता है कि आपने सिस्टम को कैसे रन करता है, बच्चों को कैसे डेवलप करना है, जो अच्छा प्लेयर आया उसकी लुक आफ्टर कैसे करनी है, उसको गाइड करके टीम का पॉजिटिव एक हिस्सा कैसे बनाना है। मगर ये क्या करते हैं कि इन्होंने कहा जी कि जो ओवर एज हैं 30 प्लस हैं उनको हम डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। अब उसको सर्वाइवल उसका हुआ काउंटी क्रिकेट में जाके, वो वहाँ पे लेस्टरशायर और दूसरी बड़ी जो काउंटीज थी वहाँ पे वो खेलता रहा, वहाँ पे 4 साल उसने परफॉर्म किया, 4 साल उसको बाहर बिठा के रखा। इन्होंने कहा जी वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसके पास बॉलिंग नहीं रही। और अजीबो गरीब किस्म के बॉलर जो T20 फॉर्मेट के बॉलर थे उनको उठाकर पाकिस्तान की नेशनल टीम में खिलाते रहे। और फिर एंड क्या हुआ कि वो जो हमारे बॉलर थे जिन पे पाकिस्तान ने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिनको चांसेस दिए थे, वो इंग्लैंड की सीरीज से भी भाग गए। न्यूजीलैंड की टीम आई, उन्होंने यहाँ पे खेलने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ भी उनमें से कोई नहीं खेला। फिर आप मजबूरन आपको मोहम्मद अब्बास को वापस लाना पड़ा और उसने प्रूव किया कि मेरे 4 साल बहुत रॉन्ग तरीके से इन्होंने ज़ाया किए और जो कल्प्रेट्स हैं मेरा ख्याल है कि उनको कौम के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तरीका, इस तरीके से हम जो आपका नेचुरल टैलेंट आता है उसको ज़ाया करते हैं, नेचुरल टैलेंट को ज़ाया करते हैं। अच्छा रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे कि बुपाका और महराज दोनों लेफ्ट आर्म प्लेयर्स हैं, तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? और पाकिस्तान जो है उसमें स्पिनर्स को बाहर ले जाने की रिवायत नहीं है।
तो क्या कहेंगे इस पर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। पिछले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो दोनों इनिंग्स में मैं तो कहूंगा कि फेल हुआ था, क्योंकि 250 या उससे आगे नहीं बढ़ सके। 300 प्लस 350 का स्कोर करना चाहिए था। तो बहुत क्रूशल होगा। मैं समझता हूं कि ये मुफाका जो है ये भी यानी 150 किलोमीटर पे बॉलिंग करते हैं, बहुत तेज, और इनका डेब्यू है, तो मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा जान लगा देंगे ये। और उसके अलावा महाराजा तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी विकेट लिए हैं, इंडिया में जाके भी विकेट लिए हैं, श्रीलंका में भी विकेट लिए हैं, तो बहुत ये इनका रोल होगा इस टेस्ट मैच में। और जैसे मैंने कहा कि हमें वाकई यानी हम मिस करेंगे कि हमारे पास नोमान अवेलेबल भी हैं स्क्वाड में, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ एक मिस रीड किया पिच को पाकिस्तान ने। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है कि आमिर जमाल के बारे में दो बातें की जा रही हैं कि या तो वो अनफिट हैं या फिर शान मसूद उन्हें लास्ट मैच में खिलवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें खिलाना पड़ा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अंदर की खबर क्या है? जी, अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि आमिर जमाल बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी पिछले साल के बिल्कुल शुरू में, जो जनवरी में, तो वो बहुत अच्छा खेले थे। उस वक्त भी शान मसूद कैप्टन थे और उन्होंने भरपूर चांस दिया था। तीनों टेस्ट मैच उन्होंने खेले। तो मैं नहीं समझता इस बात को, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोई एक बात जरूर है कि आमिर जमाल की जो पेस है वो इजीली 142 प्लस बल्कि जा रही थी ऑस्ट्रेलिया में, 145 भी टच कर गए थे वो। लेकिन यहाँ पे उनकी जो पेस है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल 133 134 से आगे नहीं बढ़ रही है। और दूसरे ये कि बैटिंग में भी उस तरह के जौहर दिखाने का उनको मौका नहीं मिला पिछले टेस्ट में। लेकिन मेरे ख्याल उनको रिटेन इस टेस्ट में इसीलिए किया गया है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो जरा उसमें डेप्थ हो। वरना ये कि एक चॉइस थी कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि नोमान स्पिनर को ले आते अगर, लेकिन मेरे ख्याल है उनको रिटेन इसलिए किया है कि शायद बैटिंग में जाहिर उनकी जरूरत है। पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सही। अच्छा रिशाद साहब, कप्तानी के बारे में क्या कहें कि शान मसूद की कप्तानी खतरे में नजर आ रही है, वो प्रेशर में। इसके अलावा एक और बड़ी सवाल उठाया जाता है आजकल कि जितने भी सीनियर बॉलर्स हैं अगर वो बॉलिंग करते भी हैं तो कहीं ना कहीं कप्तान की डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, लेकिन वो कप्तान नहीं दे पाता। जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क सब हैं शान मसूद की कैप्टनसी पे, जिस तरह पहले बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी रहे। और ये बड़ा जरूरी होता है। बाबर आजम जब कैप्टन बने थे उन्होंने किसी लेवल पे भी कैप्टनसी नहीं की थी और उनको अचानक कैप्टन बना दिया गया। इसी तरह शान मसूद को भी उनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। वो टीम से भी ओरिजिनली उनका यानी वो बाहर थे, उनको बाहर से लाके फिर कैप्टन बनाया गया है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज बीच में पाकिस्तान क्रिकेट में रही। लेकिन अब डेफिनेटली वो कोई प्रोएक्टिव कैप्टन नजर नहीं आ रहे हैं। वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं कर रहे हैं। वो बॉलर्स को और इस तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर को उस तरह से तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क्स है और यह पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और जो बहुत से क्रिटिक्स ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को ही तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहिए बिकॉज उन्होंने ओडीआई में बहुत अच्छी कैप्टनसी की। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये अंडर रिव्यू होंगे इस सीरीज के बाद। लेकिन साहब मेरा यहाँ पे सवाल है कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट दे दिए जाएंगे, प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा? अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी उनकी? जी हाँ, जी, उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली कुछ वो नजर भी आ रही है कि थोड़ी सी कम होती हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि T20 में तो चले आप अफोर्ड कर सकते हैं। T20 में अगर कैप्टन किसी और को भी आप ग्रूम कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ओडीआई में और टेस्ट में कोई हर्ज नहीं है बिकॉज रिजवान जो है वो एक डैशिंग और डायनामिक प्लेयर है। उनकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव है और वो एक अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें शान में नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा ठीक है रऊफ साहब, अगर बाबर आजम की बात हो ही रही है तो बाबर आजम जो है उसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए अच्छे बैट्समैन है, लेकिन 50 बनाते हैं ऐसा लगता है। लोग कहते हैं कि भाई वो सिर्फ अपने 50 स्कोर जो है वो करते हैं सिक्योर, उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या अगर इतना सीनियर प्लेयर ये करेगा तो जो बाकी हैं उनके हौसले पस्त नहीं होंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि सीरियसली थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दो पाकिस्तान में लॉबीज़ हैं। एक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि इनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती और पाकिस्तान चल नहीं सकता और ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन हर मैच में एक अच्छी जगह बाबर को रिजवान को मिलती भी है। मिलती है। और दूसरा जो दूसरी टाइप के लोग हैं वो कहते हैं कि इनको टीम से निकाल दें, इनकी परफॉर्मेंस नहीं। मेरा ख्याल है कि इनको एक स्मूथली सिस्टम को बैलेंस रख के चलना चाहिए। और जो सबसे बेसिक चीज़ है कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनजर
मद्देनजर रखना चाहिए। आपको किसी इंडिविजुअल जो प्लेयर है, क्योंकि प्लेयर आते जाते रहे हैं, हमने वसीम अकरम भी देखे हैं, हमने इमरान खान भी देखे हैं, जावेद मियांदाद भी देखे हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रिलाई करता था, मगर जब वो रिटायर हुए तो उनकी जगह पे 2-2 4-4 अच्छे प्लेयर्स उनकी जगह लेने को मौजूद थे और इतना ज़्यादा पाकिस्तान के रिजल्ट में डिजास्टर नहीं आया जो अभी आना शुरू हुआ। ये वजह ये हुई है कि एक ग्रुप था जिसने अपने आप को स्ट्रांग किया, उन्होंने किसी दूसरे ग्रुप को आने नहीं दिया, यंगस्टर्स को डेवलप नहीं होने दिया, और चाहे किसी वीक टीम के खिलाफ भी मैच थे वही खेल रहे थे, चाहे स्ट्रांग टीम के खिलाफ मैच थे वही खेल रहे थे, आसान भी वही खेल रहे थे और मुश्किल भी वही खेल रहे थे। तो आपको उनकी एवरेज तो ऊपर जाती नजर आ गई, मगर ये नहीं देखा कि उससे पाकिस्तान का कितना बड़ा डिजास्टर हो गया कि अगले अब जो नेक्स्ट 5-7 साल आने वाले हैं उसके लिए आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान ही नहीं है, ना आपके पास किसी बॉलर का, ना आपके पास बैट्समैन का, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर का। तो ये चीज़ें इन लोगों की वजह से सफ़र की हैं। बाबर आजम और जो शान मसूद है, मेरा ख्याल है कि देखें इनका रिप्लेसमेंट हर सूरत में होनी चाहिए थी, क्यों नहीं इनकी रिप्लेसमेंट? अगर शान मसूद 25 इनिंग में उसका फेलियर है, क्यों उसकी रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की गई? आपके पास उमर सदीक थे लाहौर के, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थे डोमेस्टिक के, क्यों नहीं आपने उनको चांस दिया? जैन अब्बास ने पिछले साल 297 रन किए मुल्तान रीजन से खेलते हुए, टॉप स्कोरर थे, क्यों नहीं उसको चांस दिया गया? बाकी और बच्चे हैं उनको क्यों नहीं चांस दिए गए? इनको क्यों सिमिटेड इनकी जगह की जाती है? ना सिर्फ इनको एज ए बैट्समैन चांस दिया जाता बल्कि एज ए कैप्टन, यानी कि 9 मैचेस में से 7 मैचेस आप हारे हैं, 2 दफा आप वाइट वॉश हुए हैं, ये तीसरी दफा आप वाइट वॉश होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के वर्स्ट कैप्टन में से एक है, मगर उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए ना कि हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह बाबर आजम का आप देख लें कि 18-19 इनिंग की उसका भी फेलियर है, 19 इनिंग के बाद उसने 50 रन किए हैं। तो रिप्लेसमेंट की मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।